हेलो, नमस्कार। आज आपका हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। कल हमने इंट्रोडक्शन और उसका आपको ब्रीफिंग दी थी मोटी मोटी कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। कल मैंने आपको मोटा मोटा ब्रीफ किया था। आज हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम आज। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक जिसे कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। तो आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। कल मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी कि हर हम उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं कुछ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़ना ही होता है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्राचीन की बात कर रहा हूँ मैं, प्राचीन। और बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म, इनसे कैसे बनते हैं। और आपका वैदिक काल, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने मंडल होते हैं, कितने वेद, वेदों के अंग उपांग, ये सब पूछा जाता है इसके वैदिक काल में। उसके बाद हम जाएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद मौर्य साम्राज्य, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके चंद्रगुप्त से हो गया, अशोक से हो गया, मौर्य साम्राज्य। फिर हम पढ़ते हैं कि मौर्य का पतन कैसे हुआ। तो ये हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल। जब भी किसी साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद वो टूट के छोटे छोटे सामंतों या सामंतों को मान सकते हैं, या मान सकते हैं कि छोटे छोटे राजा, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपका वो था क्या, बैरकपुर में नाना साहब, ऐसे छोटे छोटे टूटते जाते हैं, छोटे छोटे बनते जाते हैं, छोटे छोटे साम्राज्य पतन के बाद। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, इसमें हम गुप्तों का प्रशासन, गुप्त साम्राज्य में कैसे कैसे चला, उनका भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उनकी कर प्रणाली क्या क्या थी, वो सब उसमें पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य वाले में। मौर्य साम्राज्य का भी ऐसे ही है कि प्रशासन, उनका कर व्यवस्था, उनकी भू राजस्व व्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है और जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से आपका मौर्य साम्राज्य से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुप्त साम्राज्य से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन और बौद्ध धर्म, इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके कि लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, ये आपको पूछे जाते हैं। तो हम कहाँ थे, पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे हमारा स्टोन एज। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो हमें पढ़ना है, ये मैंने आपको ये बताया है कि हमें प्राचीन इतिहास में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम एक तरफ से आगे बढ़ेंगे। पहले हम पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पाषाण काल आता है। और पाषाण काल से ही मनुष्य अपने अपडेटेड रूप में आता जाता है। पहले वो कंदमूल फल खाता था, शिकार करके जीवन जीता था, उसे हथियारों हथियारों का ज्ञान नहीं था। वो पत्थर का जो नेचुरल स्वरूप होता है, जो लोग जैसे पत्थर में जमीन पे आज दिखाई देता, वैसे ही पत्थर को मार के शिकार करता था। फिर उसने हथियारों की तरफ बढ़ा, वो फिर उसने खेती करना शुरू किया। फिर पहले वो खाना बदोश हुआ करता था। खाना बदोश मतलब कोई एक क्षेत्र में नहीं रहता था, वो अलग अलग क्षेत्रों में रहता था, अलग अलग जगह पे रहता था, शिकार करके खाता था। उसके बाद वो अपडेट होता गया, आगे बढ़ता गया, अपडेट होता गया। जैसे आज की जनरेशन अपडेट होती जाती है। 90s की जनरेशन हम देखते हैं, मान लीजिए 90s की जनरेशन,
फिर हम देखते हैं आज 2021 की जनरेशन, 21वीं सदी की जिसे बोलते हैं, 21वीं सदी का भारत बोलते हैं ना, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का जनरेशन है जो, वो जनरेशन कैसी है, और 1990 या 1990 से 1999 के बीच की जनरेशन को उठा लीजिए, वो कैसी है। तो हमें बहुत सारी वो रहते हैं, बहुत सारे वो देखने को मिलते हैं, फर्क देखने को मिलते हैं, या बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है कि उस समय लोग साधारण तरीके से रहते थे, खेती करते थे, खेती करके खाते थे। आज के समय में किसान लिमिटेड ही रह गया है और लिमिटेड ही क्षेत्र में रह गया है। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ये तो एक्स्ट्रा है सब कुछ जो भी था। पर हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, पाषाण काल। पाषाण काल को मान सकते हैं पत्थरों का युग, एक तरह से पत्थरों का युग, कि जब हम पत्थरों से शिकार करते थे, हमें नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, आग नहीं बनी थी। फिर धीरे धीरे मानव अपडेट होता गया, उसने पहले ये पत्थर ऐसे पत्थर को मार के शिकार किया करता था, फिर इसने पत्थर में थोड़ा परिवर्तन किया, ऐसे किया, फिर इसने पत्थर को ऐसे आगे से नुकीला बना के ऐसे बनाने, हथियार बनाने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे हो सकता है। पहले नॉर्मल पत्थर से ही, जैसे हमें दिखता है पत्थर नॉर्मल रोडों पे पड़ा हुआ, सड़कों में पड़ा हुआ, वैसे पत्थरों से शिकार करता था। फिर इसने इसको धीरे धीरे अपडेट किया, फिर अंत में जाके पॉलिश पत्थरों से शिकार करने लग गया। पॉलिश पत्थरों को पॉलिश करके फिर ये काम करने लग गया अपनी, आगे बढ़ते बढ़ते। तो मैं ऐसे क्रम से पढ़ेंगे आगे तक। तो मैं अब नए स्लाइड से नया चैप्टर स्टार्ट, वो तरीका स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे आपसे पाषाण काल। प्राचीन इतिहास, इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ था, तो समय बीत चुका है, बीता हुआ समय। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब हुआ था, जो वो समय मतलब बीत चुका है, उस समय की बात करता है इतिहास हमारा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है इससे पाषाण काल से। पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज। हमारा स्टार्ट होता है स्टोन एज से। स्टोन एज, स्टोन एज के इस लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि ये 3 लाख से लेकर, और कितना उसका समय क्या मानते हैं हम, समय जो इतिहासकारों ने माना है लगभग 3 लाख से लेकर 4000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में आपको कल बताया था, वही वाला कॉन्सेप्ट, बीसी एडी वाला कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं हम बीसी, बिफोर क्राइसिस। जीसस क्राइसिस का जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को कहते हैं हम बिफोर क्राइसिस। उसके बाद के समय को कहते हैं एडी, मान सकते हैं आफ्टर क्राइसिस, ईसा मसीह के जन्म के बाद। पाषाण युग का शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, लगभग ये अंदाजा है, ये अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। तो एक मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है कि 3 लाख से 4000 बीसी के बीच में इसका वो हुआ था। इसका काल माना जाता है, समय काल। और काल का निर्धारण हम कैसे, किस चीज से करते हैं, इससे इसका निर्धारण करते हैं हम कार्बन डेटिंग पद्धति से। कार्बन डेटिंग पद्धति से, कार्बन डेटिंग से पता करते हैं हम कि इतिहास कि कौन सा काल, काल का पता करते हैं हम कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम, काल का पता है, काल का पता। अब इस पाषाण काल के भी, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में, 3 भागों में किस बेस पे बांटा जाता है, 3 भागों में इस बेस पे बांटा जाता है कि
मानव ने कैसे कैसे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे कैसे विकास किया, उसकी शिकार करने की पद्धति में चेंज हुआ, वो आगे बढ़ के क्लाइमेट में चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जलवायु में परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन हुए? पहले क्या हुआ करता था, बर्फ हुआ करती थी स्टार्टिंग में, जिसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, इसका समय माना जाता है लगभग 2 लाख ईस्वी पूर्व से 2 लाख ईस्वी पूर्व से लगभग आपका 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, 1000 ये कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये 10,000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल लगभग छोटा सा ही है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल लगभग आपका छोटा सा ही रहा है, छोटा सा ही समय रहा है। मानते हैं कि ये 10,000 से आपका मध्य मध्य पाषाण काल, इसके लगभग माना जाता है समय कि 10,000 से लेकर 8,000, लगभग 2,000 इसका समय रहा है, लगभग 2,000, लगभग 2,000 साल रहा है, 2,000 साल रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल, जब मनुष्य पूरी तरह से अपडेटेड हो गया था। नवपाषाण काल, जब मनुष्य ने पूरी तरह से अपना विकास कर लिया था, नवपाषाण काल। ऐसे मैं चाह रहा था कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, चलो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का समय आपका माना जाता है 8,000 से 4,000 ईस्वी तक, 8,000 से 4,000 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक होगा, ईस्वी पूर्व तक होगा। ईस्वी पूर्व तक माना जाता है कि जो पाषाण काल में है वो पूरा पाषाण काल में ही मानव का, पूरा पाषाण काल में ही, पूरा पाषाण काल में ही मानव का 99% विकास हो गया था। क्योंकि बहुत बड़ा समय, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये देखिए कितना समय, लगभग 2 लाख ईस्वी से, इसको लाख कर देता हूँ, 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, तो समझ लो आप कितना समय ले रहे हैं वहां। तो वहां 99% जो मानव का विकास हुआ वो यहाँ पे हो चुका था। मनुष्य का विकास, मनुष्य का या जीवंतों का ले लीजिए, मनुष्य का विकास अपडेट होता गया, विकास 99% मनुष्य का विकास यहीं पे हो गया। और जो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, ये आपका फैक्चुअल डेटा है, इसे आप फैक्ट में लिख सकते हैं। अगर आप फैक्ट लिख रहे हैं तो आप फैक्ट को ऐसे लिखिए, एक ऊपर हेडिंग डालिए आप ऐसे, फैक्ट। पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद आप उसका निचोड़ निकालिए, जैसे बोलते हैं ना कि निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष में आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को पहले अपने किसी टीचर से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, किसी भी चैनल से पढ़ा, किसी बुक से पढ़ा, उसके बाद आपने वो फैक्ट, उसमें से कुछ फैक्चुअल डेटा बाहर निकालना है। क्योंकि अब किताब को बार बार वही स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ऐसे जो आपने नोट्स बना रखे हैं निबंध टाइप में, तो अब निबंध टाइप में पढ़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे बार बार पढ़ने से। तो आपको क्या करना है, उसके फैक्ट बाहर निकाल देने, जिन पे आपको रोज, लगभग रोज नजर डालनी है। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। पहले आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है, फैक्ट के बेस, फैक्ट जानने हैं पहले आपको कि कौन से काल में क्या फैक्ट है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक पूरे चैप्टर, जैसे आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, मान लो आपको, हम इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, मान लो इस चैप्टर को हमने खत्म किया, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे,
इस चैप्टर को पढ़ेंगे एक बार, दो बार, तीन बार। अगर हम 3 बार इस चैप्टर को पढ़े, 3 बार हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, मान लीजिए 3 बार हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। 3 बार पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? 3 बार पढ़ने के बाद हम करेंगे कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अलग से एक A4 साइज का पेपर लेंगे, और जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हम उससे कुछ ऐसे डेटा उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हम उन इम्पोर्टेंट पॉइंटों को उठा के पेज पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा वो क्या हुआ, वो हमारा उस टाइम के लिए नोट्स बन गए हैं, उस टाइम के लिए हमारा वो हो गया है। जब हम एग्जाम देने जाएंगे और हमारे पास कम समय है, तो हम उन पेजों को निकाल के जिनमें हमने फैक्ट लिखे थे, एक बार उन पर सरसरी निगाह डालेंगे और फिर उनको समझ के फिर एग्जाम देंगे, तो हमारा फायदा होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत 3-4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और कहीं भी कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि हम एग्जाम देने गए, आपने लास्ट टाइम में किताब पढ़ती थी, सिर्फ ऐसे पढ़ती हमने किताब, पूरी किताब ऐसे पढ़ती पेज पलटे हमने, और हमारी नजर कुछ सरसरी निगाह बहुत सारी चीजों में पड़ी। अब मान लो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन बन गया, ऐसे लक मैटर करता है इसमें तो। पर नहीं, मान लीजिए बहुत, मेरे साथ बहुत बार हुआ ये सब कि मान लो कि मैंने लास्ट टाइम में किताब उठाई, लास्ट के मतलब मान लो कि मैं अभी यहाँ से एग्जाम देने 2 किलोमीटर आगे जाना है, और मैं किसी के साथ, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, स्कूटी बाइक में या कार में, या मैं बस से जा रहा हूँ, तो मैं अपनी किताब को पढ़ लेता हूँ। एक बार मैंने किताब पढ़ी, पेज पलटे, देख लेता हूँ सरसरी निगाह से। तो सरसरी निगाह से बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो क्वेश्चन आए हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हमें किताब पे एक बार सरसरी निगाह, तो आपने क्या करना है, सरसरी निगाह उन फैक्ट, जो फैक्ट आपने लिखे हैं, हर चैप्टर का निचोड़ निष्कर्ष आपने निकाला, उन निष्कर्ष को आपको पढ़ना है। अब उन निष्कर्ष को आप पढ़ोगे, उन फैक्टों को आपने पढ़ा। अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपने तो बहुत सारे चैप्टर के फैक्ट बनाए हुए थे, आपने हर चैप्टर को एक तो आपने समरी टाइप में लिखी हुई थी, जो आपने नोट्स बनाए थे कोचिंग के या किसी भी इंस्टीट्यूट के या कहीं से भी किताब से निकाल के। एक आपने क्या किया था, आपने एक्स्ट्रा काम भी किया। आपने एक्स्ट्रा काम क्या किया, आपने उन फैक्ट, आपने हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल रखे हैं, आपने फैक्ट निकाल के रखे हुए हैं। अब आप उन फैक्ट से क्या कर रहे हो, आपने एक बार जाते समय सारे उसको आप बाइंडिंग करवा लीजिए उनको, या कुछ भी कर लीजिए। आपने उन फैक्टों को एक बार देखना है, आपने देख लिया, एक बार आपने देख लिया सारे फैक्ट को निकाल के, और मान लीजिए कि क्वेश्चन लगभग उसी में से बने। मान लीजिए आपके एग्जाम में बने हिस्ट्री से बने आपके 20 क्वेश्चन आए थे आपके हिस्ट्री के, किसी भी उत्तराखंड एग्जाम, यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, या आपका कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, फिलहाल वनडे एग्जाम की बात करूंगा मैं। क्योंकि अगर हम कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएससी, या मान लीजिए आप यूकेपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, तो इनके लिए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। इनके लिए चाहिए होता है तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट हमें सब पता होना चाहिए। इनके लिए होता है, क्योंकि पीएससी यूकेएसएससी का क्या हिसाब है कि अगर आप फैक्चुअल डेटा लेके जा रहे हो तो लगभग आपके कुछ चांसेस हैं कि उनमें से कुछ क्वेश्चन बने। मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन आए थे, आपने कॉन्सेप्ट तो पहले से ही सारे अच्छे से पढ़े हुए थे, किताब से या बुक से, किसी भी जिसको आप बोलते हो कि मान्य बुक, उससे आपने सारे क्वेश्चन रटे हुए थे, ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर पढ़े हुए थे एक तरफ से, और उसमें से आपने फैक्चुअल डेटा, जो फैक्ट के बेस फैक्ट वाले पॉइंट होते हैं, उनको आपने निकाल रखा था, एक अलग नोटबुक में बना रखा, नोटबुक में लिखा हुआ था। अब आपने उनको पढ़ा, आप मान लीजिए कि उसमें से 20 क्वेश्चन, अब आपके 20 क्वेश्चन में से, मान लीजिए 20 क्वेश्चन थे, अब 20 क्वेश्चन में से आपके लगभग 11 या 12 क्वेश्चन मिल गए तुमको आपको फैक्ट से। वैसे लक की बात है, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर ये लक की बात है। अगर मान लो आप, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ चीजें की क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हमारे साथ लक होता है, तो उस दिन के लिए मान लीजिए आपने फैक्ट लिखे हुए थे सारे के सारे, अब 11 से 12 क्वेश्चन बन गए, 11 से 12 क्वेश्चन 11 एक नंबर का था, 12 को एक नंबर आपके ऐसे ही बन गए। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट को भी साथ में लेके चलना है।
ऐसा नहीं कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमने फैक्ट को छोड़ दिया, सारे फैक्टों को नकार दिया कि फैक्ट तो भाई आएगा ही नहीं, फैक्ट तो सबको पता होता है। तो वो हमें वो चीज भी साथ लेके चलनी है जो सबको पता है, और हमें वो चीज भी साथ लेके चलनी है जो सबको नहीं पता है। कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो सबको पता होता है। अब सबको पता है कि गांधी जी भारत भारत आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। अब सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ। मैं आपको भी अंदर पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि चंपारण सत्याग्रह के अंदर क्या क्या हुआ, खेड़ा में क्या क्या हुआ, किस हिसाब से चला, चंपारण में किसने बुलाया गांधी जी को, किसने रिक्वेस्ट की उनको कि आप चंपारण आइए, वहां पे ये अत्याचार हो रहे हैं या कुछ ही। तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सबको ये तो पता होता है 1917, 1918, 1919, सब ये सब डेटा तो सबके पास होता है ऊपर ऊपर का, क्योंकि ऊपर ऊपर की हर कोई पढ़ लेता है। पर हमें ऊपर का भी पढ़ना है, और हमें पढ़ना ही है इसके बाहर बाहर का, लेकिन हमें इसके अंदर भी पढ़ना है। हमें अंदर इसलिए पढ़ना है क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो 1990 1980 में हुआ करता था, वो वाला कंपटीशन अब रहा ही नहीं। अब बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। अब लोग 10-10 साल तैयारी करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। ये मानने की बात है, और ये 100% सत्य बात है कि अब लोग 10 साल पढ़ने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं करते, चाहे उसे नॉलेज कितनी भी हो। पर हमें क्या करना, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, या किसी को वो नहीं बताना है गलत है कोई, ये इधर उधर की बातें नहीं करनी। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम कहाँ थे, ये हम सब बात तो मैं आपको समझा रहा था कि ये क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों साथ लेके चलने हैं। और मैंने अपने जो भी नोट्स बनाए इसी बेस पे बना रखे हैं। मेरे पास हिस्ट्री के हर एंसेंट की 3 बुक बना रखी है मैंने, तो इसी बेस पे आपको भी कॉन्सेप्ट और उसको नोट करना है। और नोट्स ये नहीं कि खरीद लो, किसी पीडीएफ को ले लो। नोट्स आपको क्या करने हैं, खुद से बनाने। खुद से बनाने से क्या होता है कि आप एक बार लिख रहे होते हो तो आपको वो भी चीजें समझ आ रही होती है। एक बार आप लिखते हो, फिर आप 3-4 बार उनको पढ़ते हो, तो कितना हो गया। एक बार आपने लिखते समय पे आपको चाहे आपको सर से निगाही पड़ी उन पे, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने लिखने के बाद आपने उनको पढ़ा, आपको थोड़ा और अंदर की नॉलेज हुई, फिर आपने दूसरी बार पढ़ा और अच्छी नॉलेज हुई, तीसरी बार पढ़ा और अच्छी नॉलेज हुई, चौथी बार पढ़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, 5वीं बार पढ़ा आपके एग्जाम क्लियर होने लग गए। बस यही करना है हमें। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों साथ में लेके चलने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फैक्ट के पीछे भागते हैं, पीडीएफ के पीछे भागते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। तो ये हमें नहीं करना, हमें अपने नोट्स बनाने, पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है कि हमने इस इंस्टीट्यूट की पीडीएफ खरीद ली है, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लिए हैं। हमें जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़ रहे हैं, जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, चलो मान लीजिए कोई कोचिंग कर रहे हैं, हम किसी ऑफलाइन कोचिंग से हम कोचिंग दे रहे हैं, हमें उस कोचिंग के नोट्स बनाने हैं। प्लस शाम को आके, आज हमने मान लो हिस्ट्री का एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जूना पाषाण का, अब आपने ये भी यहाँ से पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद आप गए, आपने क्या किया, उसके बाद आप घर गए, आपने किताब खोली, आपने नवपाषाण काल खोला। अब आपने उस चैप्टर को एक मोटे मोटे तरीके से भी मोटा मोटा ही पढ़ना है, क्योंकि एक बार आपके एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट होगा नहीं। नवपाषाण काल ऐसा तो नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म करने वाले टीचर तो वो होते हैं कि वही है 12 घंटे में 12 घंटे मैराथन करा लो भाई, पूरी ज्योग्राफी खत्म, 12 घंटे की मैराथन में पूरी हिस्ट्री खत्म, 12 घंटे की मैराथन में पूरी पॉलिटी खत्म, बस। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें स्मार्ट बनना है। हम अभी नवपाषाण काल यहाँ पढ़ेंगे, फिर हमने घर जाके एक बार बुक से पढ़ा, फिर हमने कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट बुक से मिलेंगे, हमने वो भी उस चैप्टर में उसी नोट्स के साथ ऐड किए। फिर हमने क्या किया, हमने वो नोट्स, जब चैप्टर खत्म हुआ हमने वो नोट्स पढ़े, फिर हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम किताब से वो नोट्स, वो कॉन्सेप्ट उठा चुके हैं जो एक्स्ट्रा थे उसमें, जो हमें इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, हमने वो कॉन्सेप्ट उठा लिया वहां से। अब हम क्या करेंगे, हमने वहां से उठा लिया, हमने 2 चीजों से नोट्स बना लिए। एक हमने क्या, कोचिंग के नोट्स बना लिए, एक हमने बना लिए आपका क्या बोलते हैं उसको, बुक से जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा फैक्ट हमें मिले वो हमने सारे उठा लिए।
अब क्या हो गया, अब हमें सिर्फ अपने नोट से पढ़ना है। अब हम बुक को कुछ टाइम के लिए छोड़, हर चैप्टर के साथ यही करना, फिर बुक को छोड़ ही देना। अगर आप बुक और उसको कंपेयर करके फिर ऐड करके दोनों को मर्ज करके एक नोट्स बना रहे हो, फिर आप उन नोट्स में से फैक्ट, मैं आपको जैसे बता रहा था कि एक अलग बुक बना दो, उसमें फैक्ट फैक्ट लिख दो सारे, हर चैप्टर का नाम डाला ऊपर, जैसे चैप्टर का नाम ऊपर डाला, या हमने चैप्टर का नाम दिया, हमने सारे उस चैप्टर के फैक्ट लिख दिए 4-5 पेज में, जो भी 4-5 पेज में हमारे, तो फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो हम एक्स्ट्रा बात नहीं करके अपने चैप्टर पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को हम कहते हैं संक्रमण काल। ये फैक्ट है, ये कुछ फैक्ट है। मध्य पाषाण काल को ही संक्रमण काल कहा जाता है। पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न कुछ अंश नवपाषाण काल का होता है, कुछ अंश नवपाषाण काल का होता है, और इसमें कुछ अंश पूरा पाषाण काल का होता है। तो ये दोनों का, ये बीच की वो स्थिति है कि जिसमें दोनों स्थितियां हो रही है। आदमी नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल से आगे मध्य पाषाण काल में आया, अब मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल की तरफ जा रहा है। तो ये वो स्थिति है जिसमें सॉरी, पूरा पाषाण काल, तो ये वो स्थिति है जिसमें दोनों चीजें, हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है। आपका पूरा पाषाण काल की एक झलकी देखने को मिलती है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक छवि, हल्का फुल्का पूरा पाषाण काल के कुछ अंश देखने को मिलते हैं, और कुछ अंश हमें मिलते हैं नवपाषाण काल के देखने को। तो हमें दोनों कालों के थोड़ा थोड़ा इसमें मिश्रण या मिक्सचर देखा जाता है, मिक्सचर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है, भागना नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को 2 से 2.5 महीने भी खत्म करते हैं, या 3 महीने भी खत्म करते हैं, ऐसे हिस्ट्री का सिलेबस इतना छोटा नहीं होता है कि 2 या 3 महीने में खत्म। मेरी तो आज तक खत्म नहीं हुई, इतने सारे, इतनी बड़ी, इतना ज्यादा माना जाता है हिस्ट्री को, इतना वास्ट सिलेबस माना जाता है हिस्ट्री का, इसको कंप्लीट करना इतना इजी नहीं होता है। तो हम ऐसे नहीं भागेंगे, नहीं हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट लेके चलेंगे एक साथ, और एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। कुछ टीचर आता है ना कि आपका निबंध, आपकी स्लाइड लेके आगे ऐसे पढ़ेंगे, बस हो गया, खत्म, आज का लेक्चर खत्म, बस बच्चों जाओगा, हो गया। ये नहीं करना हमको, हमको आपको एग्जाम क्लियर करवाना है, हम आपको एग्जाम क्लियर कराएंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में पहले जानेंगे हम मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी, मनुष्य की जीवन शैली, उस समय के मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी, जीवन शैली। उस समय के जो मनुष्य था वो खाना बदोश था, खाना बदोश था, खाना बदोश, खाना बदोश था, खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब एक जगह पे नहीं रुकना, आगे बढ़ते रहना, शिकार की खोज में, अनाज की खोज में, अपने भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में, वो एक जगह पे नहीं ठहरता था, वो भटकता रहता था, तो खाना बदोश था। उस समय का मनुष्य की शिकारी, शिकार करता था, प्लस शिकार प्लस खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक, खाद्यान्न का संग्रहण भी करता था। जैसे मान लीजिए कि शिकार करता था, शिकार करने के लिए वही तरीका आजमाता था, पूरा पाषाण काल का माना। ये आपके बड़े बड़े पत्थर है, उठाए जमीन से पत्थर, आपका हिरण भाग रहा है, मारा खींच के उसको, वो गिरा नीचे, बस उठा लिया उसको, अपना खाना खाना बना लिया उसको, अपना भोजन। तो इसी हिसाब से चलता था। तो वो शिकारी, उस समय का मनुष्य शिकारी प्लस खाना बदोश दोनों था, शिकारी और खाना बदोश दोनों था, सॉरी, शिकारी और खाद्य संग्राहक दोनों था, शिकारी और खाद्य संग्राहक दोनों था। ठीक है,
तो इसकी जीवन शैली थी ऐसी। हंटर था, हंटिंग करना, हंटर था। और फूड गैदरर, फूड गैदरर, गैदरर का मतलब इकट्ठा करना या संग्रहण करना। उसमें के मनुष्य के हथियार, आपको हथियार बताऊंगा उसमें मनुष्य के हथियार क्या थे। पूरा पाषाण काल के हथियार, किनसे वो शिकार करता था, उसके शिकार करने के जो हथियार होते हैं वो हथियार थे उसके थे। आपका चॉपर हुआ था, चॉपर, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स कहते हैं उसको। हैंड एक्स मतलब कैसे, हैंड एक्स कैसे, कुल्हाड़ी को हैंड एक्स, हम ये वाली कुल्हाड़ी नहीं जो अभी हमारे पास होती है जिसपे हम बिल्कुल लकड़ी से लगा लगा के सजा सुजा के आगे लोहे का लगा होता, उस समय ऐसा नहीं था। लोहे का तो उसमें अस्तित्व ही नहीं था मान सकते हैं, या विकास ही नहीं हुआ था। लोहे का किसी को पता ही नहीं था उस समय। तो कुल्हाड़ी कैसे बनाते हैं, मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर है। हैंड एक्स क्यों कहते हैं, हैंड एक्स का मतलब होता है हाथ वाला, हस्तकुठार, हस्तकुठार कह सकते हैं हैंड एक्स। तो हैंड एक्स का मतलब क्या, पत्थर उठाया, क्यों मारा, हैंड एक्स मतलब समझ रहे हो, क्यों, इसे बोलते हैं हैंड एक्स। कुल्हाड़ी, सल्क, सल्क प्लस फ्लक, फ्लक ये उसके टूल थे, फलक ये सिमेट्रिक टूल थे। और ये सब पत्थर से बने होते थे क्योंकि लोहे का तो विकास हुआ नहीं था। ये सब पत्थर के बने थे, पत्थर के बने थे, ये सब पत्थर के बने थे। अब हम देखेंगे इसका निवास। मैं पानी पी लेता हूँ। निवास से विस्तार बोल सकते हैं, निवास से विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, निवास पब्लिक विस्तार, विस्तार तो ये आपके लगभग पूरे भारत में था। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो ये पूरे भारत में था, तो ये आपके लगभग पूरे भारत में था। बिखरे हुए थे, मतलब बिखरे हुई स्थिति में होते हैं, जैसे पूरे भारत में बिखरा हुआ था, जैसे बिखरा हो, पूरे भारत में बिखरा हुआ था, मतलब ऐसा पर्टिकुलर स्थान नहीं था, विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में था। लेकिन कुछ इसके इंपॉर्टेंट जगह माने जाते हैं, जैसे सोहन घाटी, सोहन घाटी, आपकी सोहन घाटी कहाँ है, सोहन घाटी है पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र। आपने देखा होगा कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो पंजाबी बोल लेते हैं, तो पंजाब जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब के ऐसे आधा पानी में पंजाब उधर को चले गया, आधा पंजाब इधर को रह गया। तो ये वो वाला क्षेत्र है आपका सोन घाटी वाला क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र, इसको साफ कर लेता हूँ। आपका पाकिस्तान वाला पंजाब का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं सुनी होंगी आपने। भीमबेटका का है आपका, ये तीनों में आएगा आपके भीमबेटका, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले, अवशेष आपके ये तीनों तीनों युग के अवशेष मिले इसमें आपके जो पाषाण काल के तीनों समय थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों में मिले, तीनों में मिलेगा आपको भीमबेटका देखने को। तो भीमबेटका से तीनों उसके मिले हैं। भीमबेटका आपका, भीमबेटका, भीमबेटका आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपके दक्षिण भारत क्षेत्र में पल्लवपुरम, पल्लव, पल्लवरम, ये कहाँ है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, पल्लवरम तमिलनाडु, तमिलनाडु, कुर्नूल, ये कुछ मुख्य क्षेत्र है जहां से हमें एक तरह से अवशेष प्राप्त हुए हैं या जहां से हमें इनके
होने का वो मिलता है, प्रमाण मिलता है कि उस समय का मानव कहाँ कहाँ ज्यादा रहता था, उसके अवशेष कहाँ से हमें ज्यादा मिले हैं। तो इनसे हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। कुर्नूल आपका कहाँ है? कुर्नूल आपका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइटिंग बहुत खराब है मेरी यार। देखिए आपका हुस्गी, हुस्गी, हुस्गी कहाँ है? कर्नाटक। हुस्गी आपका कर्नाटक में है। अब क्या होता है, इस पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में किस क्रम के आधार पे? ये बहुत लंबा समय मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 लाख से लेकर लगभग आपके 2 लाख से लेकर 10,000 तक का समय है। 2 लाख से 10,000 तक का समय है। ये आपका जो समय है ना पूरा पाषाण काल, 2 लाख से 10,000 तक का समय है। तो ये बहुत लंबा समय है। इसमें हमें मनुष्य का पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। किस आधार पर, किस आधार पर पढ़ते हैं इसको पूरा पाषाण काल को 3 भागों में? इसको पढ़ते हैं पत्थरों के आकार के आधार पर। पत्थरों के आकार का आधार पर, पत्थरों के आकार के आधार, पत्थरों के आकार के आधार पर, के आकार के आधार पर। पत्थर का आकार का मैंने अभी आपको बताया था, ये हुआ था ना, पहले तो नॉर्मल पत्थर था, ठीक है। नॉर्मल पत्थर उठाया जो रोड पे भी पड़ा होता है, गोल होता है, चकोर होता है, किसी भी उसमें हो सकता है। तो पत्थर को उठाया, उससे मार के शिकार किया। अब पत्थरों का आकार अपडेट होगा आपका यहाँ से। अभी थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा ऐसा हो गया बीच के टाइम में। अब ये बदलेगा, अब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, न्यूक्लियर टाइप का, तो ऐसा होगा। और अंत में क्या होता है, अंत में इन नुकीले पदार्थों को भी हम क्या करेंगे, नुकीला पदार्थ जो हमने नुकीला हथियार बनाया ऐसे वाला, इसको भी हम पॉलिश करके अब चमका के, जैसे हम खुद रहते हैं चमक दमक के, स्मार्ट से बन के, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल ट्रिम करा के, वैसी तो वैसे ही मानव को भी समझ आ गया कि अब चमक धमक के रहना है। तो इन पत्थरों को पॉलिश करके बढ़िया, मतलब जैसे अब हम आप आग की कुल्हाड़ी देखते हैं, तलवारें देखते हैं, क्या चमक रहती है उनमें, वैसे ही चमका के। तो उसी तरह मानव ने भी अंत में क्या करेगा, इस नुकीले पदार्थ को भी पॉलिश करेगा और चमकाएगा इसको, जैसे हम खुद चमक धमक के घूमते हैं ना वैसे ही। तो अब इसको पढ़ते हैं हम निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद पढ़ते हैं मध्य, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। उसके बाद पढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल वही उच्च पुरा पाषाण काल। ये हम कौन से काल की बात कर रहे हैं? उच्च पुरा पाषाण काल, ये वाला जब पत्थर नुकीला हो गया तो वो एक हथियार का रूप लेने लग गया। इसमें हम मानते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल में मानते हैं कि ब्लेड के समान औजार दिखाई देते हैं। ब्लेड, ब्लेड जैसी होती है ना आज की, मतलब नुकीली सी, तीखी सी, तेज सी, कहीं लग जाए तो सीधा खून निकाल लेती है। लौंडे दाढ़ी बनाते होंगे, कट जाता होगा ऐसे लगाते लगाते। तो इसमें वो देखने को मिलता है जब नुकीला हो गया था, जब वो उनका जो हथियार था ये पत्थर, ये ऐसा नुकीला होने लग गया था। तो निम्न पाषाण काल में हमें पत्थरों का आकार हैंडेक्स कहा जाता था, पत्थरों को हैंडेक्स कहा जाता था। निम्न पाषाण काल में पत्थरों के आकार को, पत्थरों के आकार को हैंडेक्स,
हेडेक्स कहाँ जाता था? हेडेक्स मैंने आपको बताया ना, वही पत्थर उठाया हाथ से, क्लैम मारा खींच के पत्थर, ये वाला। अब तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्या होता है, हमें औजार दिखाई दे, परतदार। परतदार कैसे? परतदार औजार, परतदार औजार दिखाई देता है। परतदार कैसे? पत्थर है, दो पत्थरों को टकराया, उनके बीच से ऐसा वाला, मतलब जैसे मान लो कि एक नॉर्मल पत्थर उठाया हमने, पत्थर उठा लिया हमने, पत्थर है, उसको ऐसे दीवार में मारा तो उसके दो टुकड़े होते हैं, ऐसे फटता है ना, ऐसे ऐसे फटा पत्थर, तो उसके जो ऐसे बना ना, दो पीस फट के ये अलग अलग हुए, तो ये दो क्या हुए, ये थोड़ा तीखा तीखा हो जाता है ना, मतलब थोड़ा इसमें धार आ जाती है। जब हम पत्थर दो ऐसे पत्थर टकराए हमने कहीं, तो उसके धार आ जाती है ना, उसकी बात कर रहा है। परतदार हो जाता, मतलब परत कैसे, उन्हें परत चढ़ी हुई थी एक तरह से, वैसे परतदार हो जाता। तो जैसे हम देखते हैं ना, ये पत्थर है, हमने इसको टकराया, ये बीच से फट जाता है ऐसे, ये बड़ा पत्थर है इतना बड़ा, ठीक है। अब हमने इस पर दूसरा पत्थर मारा इधर से टकराया हमने दूसरा पत्थर, तो ये ऐसे टूट जाता है, ऐसे फटता है, तो इसे कहते हैं परतदार हो गया। ऐसे पत्थरों का ऐसे यूज किया जाने लग गया परतदार टाइप में। उसके बाद तीसरे युग में दिखाया जाता है ब्लेड के आकार, ब्लेड ब्लेड के आकार का, ब्लेड के आकार का। इसमें एक और चीज है, हड्डियों के आकार, जो हड्डी बोलते हैं ना, इसमें ये भी बोलते हैं कि हड्डियों का जो आकार है, हड्डियों के आकार को, हड्डियों के आकार को ब्लेड के रूप में ढालकर, ब्लेड के रूप में बनाकर, ब्लेड के रूप में बनाकर, तो मानव ने शिकार किया, ठीक है, उसने शिकार किया हिरण का, अब उसने हिरण का शिकार किया है, अब उसे हिरण को खाना है, पर उसको उसकी बाहर की खाल छीनी, तो वो क्या करता था, इसमें मतलब हड्डियों को ऐसा तीखा बना के फिर उसको छीलता था ऐसे, तो वो यहाँ हुआ। इसके 3 काल है, और एक इसमें फैक्चुअल डेटा भी है, फैक्ट है इसमें। फैक्ट ये है, पूरा पाषाण काल में जलवायु ठंडी थी, पूरा पाषाण काल में जलवायु ठंडी थी, पूरा पाषाण काल में, पाषाण काल की जलवायु, जलवायु ठंडी थी, ठंडी थी मतलब आप इसको आप आगे जाके देखोगे, जो ठंडी जलवायु की बात की है ना मैंने, ये आगे जाके क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होगी, बर्फ पिघलेगी, जो भी आपकी बर्फ पिघलेगी, ज्यादा स्पेस मिलेगा, मान लो कि अभी बर्फ जमी हुई है, अब जिस पे धूप पड़ी, ये बर्फ पिघली, ये खाली हुआ ना यार जगह, मान लो ये खेत है, मान लो ये वाला मेरा हाथ में ये वाला खेत है, ये खेत है, इस पे अभी बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बर्फ, अब इस पे धूप पड़ी, मान लो गर्मी का भी मौसम चल रहा है, अब इसका तापमान टेम्परेचर बढ़ा, इस पे धूप पड़ी, अब ये बर्फ पिघली, नदियों के रूप में परिवर्तित हुई, अब इसमें से कुछ जगह खाली होगी ना, जहाँ से बर्फ पिघल कर बहगी नदी बन के, वहां वो जगह खाली होगी, अब मानव वहां खेती करना स्टार्ट करेगा। ये आगे जाके आपको बताऊंगी कि वहां फिर खेती करना, फिर वो चरवाहा बनेगा, फिर वो जानवरों को पालतू बनाएगा, आगे चल के सब कुछ आएगा आपका। तो जलवायु ठंडी थी। इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वही खत्म हो गया है। जितनी इंफॉर्मेशन मैं मेरा मानना है कि जितनी इंफॉर्मेशन आप इस चैप्टर से ले सकते थे, पूरा पाषाण काल में वो मैंने आपको दिखा दिए और मैंने आपको बता दिए। अब आगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड चलाई थी,
मैंने आपको बताया। ये देखो 10,000 से, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप अगर एक बार लिख लोगे तो अपनी अपनी सुविधा के लिए क्या करना, जैसे एक बार मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको, ठीक है, यहाँ मैंने लिखवा रखा है, तो आप जैसे जैसे लिखोगे, मतलब जैसे हम आगे बढ़े, देखो जैसे हम आगे बढ़े हमने क्या लिखा, या लिखा पूरा पाषाण काल, तो आप यहाँ पे उसका टाइम पीरियड भी लिख लो, ताकि आप जब इसको पढ़ोगे दोबारा, वहां तो आपने एक बार पढ़ लिया है, उधर से जब आप आगे बढ़ते चलोगे पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ भी काल याद करोगे इसका। वैसे काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसको पढ़ सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे उसको। आगे जाके फिर हम ऐसी मध्य पाषाण काल की तरफ जाएंगे, वहां भी हम डेट लिखेंगे अपनी। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का आपका काल है समय, टाइम पीरियड जो आपका माना जाता है, इसका हमें टाइम पीरियड है 10,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी तक, 8,000, सॉरी क्या ही करता हूँ यार, 8,000 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक, सॉरी ईस्वी पूर्व तक, बीसी बीसी, इसको बीसी बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, अभी मैंने बोला था ना आपको पीछे कि वहां कैसी क्लाइमेट थी, ठंडी। अब यहाँ हमको सबसे पहले टॉपिक देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन। यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, तो ये मध्य पाषाण काल में आता है, यहाँ की जलवायु हो जाती है थोड़ी गर्म, गर्म जलवायु देखने को मिलती है, तापमान बढ़ता है यहाँ। ये सबसे, अगर कोई कोई भी बच्चा अगर इस चैनल से जुड़ा हुआ और अगर वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी, यूपीएससी या अपर पीसीएस की तैयारी करता है, तो वहाँ ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी करके एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें पूरी क्लाइमेट समझाई जाती है आपको, क्लाइमेट के बारे में, कहाँ कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है, विषुवत रेखा पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, कि भूमध्य रेखा पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, कर्क रेखा पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, अंटार्कटिका ऊपर जब को बोलते हैं उस पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये आपको बताया जाता है क्लाइमेटोलॉजी में। कभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी भी, मौका मिला मुझे तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा अभी, जब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका ये क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, 10,000 ईस्वी पूर्व में हमें देखते हैं क्लाइमेट में तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। और तब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जलवायु, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हिमालय की जो, मान लीजिए कि हिमालय की जो भी बर्फीले पहाड़ है, हिमालय हो गया आपका, और भी है, तो बर्फ बर्फ पिघलने स्टार्ट हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ हट जाती है, बर्फ फट जाती है, बर्फ फट जाती है। मान लीजिए पहाड़ था, मान लीजिए पहाड़ था, ठीक है, ये आपका पहाड़ था, यहाँ सारी थी आपकी बर्फ, इसमें पूरी बर्फ पड़ी हुई थी, मान लीजिए ये हिमालय, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, बर्फ थी यहाँ पे। अब ये बर्फ, अब ये आपका सन, आग मेरी बहुत खराब है यार। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, जब या सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी या गर्मियों का समय मान लीजिए, तो बर्फ पिघलेगी। अब यहाँ की बर्फ जो पिघल के यहाँ आएगी, तो यहाँ की बर्फ यहाँ पिघल के आ रही है, तो यहाँ ये जगह खाली हो रही है ना, क्योंकि यहाँ की सारी बर्फ पिघल के आ गई नीचे। मान लीजिए कैसा एग्जाम्पल हुआ, तो ये बर्फ पिघल के जब नीचे आएगी तो बर्फ हट जाएगी, तो जगह खाली हो जाएगी, ठीक है, तो बर्फ हट जाती है।
बर्फ हट जाने से क्या हुआ? खेती में वृद्धि हुई। खेती में वृद्धि, वृद्धि कैसी वृद्धि हुई रे? वृद्धि, खेती ज्यादा होने लगी। खेती ज्यादा, या आप बोल सकते हैं खेती ज्यादा होगी। अब मानव कहाँ भाग रहा है? खेती की तरफ भाग रहा है। टेम्परेचर चेंज होने से बहुत कुछ बदलता है। इससे क्या हुआ? खेती ज्यादा होने से अब जंगल बढ़ गए हमारे, जंगल बढ़ गए। तो जंगल बढ़ने से क्या होगा? जो जानवर यहाँ रहते थे और ठंडी के कारण मर जाया करते थे, ठंडी के कारण उनकी डेथ हो जाती थी, अब उनमें वृद्धि होने लगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर पाते हैं, पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर क्लाइमेट के अलावा दोनों ही क्लाइमेट में, ठंडी और गर्मी, दोनों में एडजस्ट कर लेते हैं, दोनों में ही सर्वाइव कर लेते हैं। तो क्या हुआ? जानवरों में वृद्धि हुई। यहाँ ये टॉपिक हो रहा है जानवरों में। तो मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी। कुछ मनुष्य भी तो ठंडी से मर जाया करते होंगे, जैसे जानवर मर जाया करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि प्लस जीवों की जनसंख्या में वृद्धि। अब इससे क्या हो रहा है? इससे एक बात होगी आपकी, इससे आपको एक चीज निकल के आया कि मनुष्य की संख्या में वृद्धि और जीवों की जनसंख्या में वृद्धि से क्या होगा। अब मनुष्य दूसरा उसे पता नहीं है। अब उसने वो देखेगा कि कुछ जानवर उसके लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है उसके लिए। जैसे उसने कुत्ते को पालतू बनाएगा, अभी बकरी को पालतू बनाएगा आपकी, तो वो देख रहा है कि कुछ जानवर उसके लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है, कुछ जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तभी मैं जब उसकी जीवन शैली दिखाऊंगा ना आपको आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो अब चरवाहा भी बनेगा। तो उसने कुछ जैसे ही मतलब उससे, अब मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उस समय का माना मान ले एग्जाम्पल के लिए, सच में नहीं हुआ मैं मान लो उस समय का माना हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे अगर बगल से कोई जानवर जाएगा तो मुझे जो नुकसानदायक लगे, जैसे शेर को देखा मैंने, शेर आक्रामक है, तो मैं उसको देखूंगा कि मैं उसको बोलूंगा भाई यार ये तो नुकसान पहुंचाएगा। मैंने देखा कुत्ता, बकरी, तो मेरे को इनसे नुकसान नहीं हुआ, उनको मैं दबोच के अपने पास ले आया। अब मुझे जो शिकार करने के लिए रोज रोज जाना पड़ता था, अब मैंने देखा कि जो फीमेल होती है, जैसे फीमेल का बकरी होती है, तो वो बच्चे देती है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो मैं ऐसे उनको पालतू बनाऊंगा ताकि मुझे अपने उसके लिए, किसके लिए, शिकार के लिए बाहर भटकना ना पड़े। या क्राइसिस का टाइम होता है जैसे, उस टाइम पे मुझे घर में ही शिकार मिल जाए। मैं मान लो कि बकरी पालता हूँ, एक कुत्ते को पालतू बनाता हूँ, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक कुत्ते का 4 कुत्ता, एक बकरी पे 4 बकरियां होगी। अब क्या हो गया, मेरे पास मेरे भोजन का पूरा वो हो गया ना सुविधा। अब तुम्हारा क्राइसिस का टाइम आया, क्राइसिस का टाइम आया जब मुझे अगल बगल कुछ नहीं मिल रहे हैं, सारे मौसम टेम्परेचर की वजह से पेड़ पौधे सूख गए हैं, क्राइसिस का टाइम है, सूखा पड़ गया एक तरह से, मान लीजिए कि नहीं ना मेरे पास खाने का कुछ है, साधन है, तो उस समय मैं क्या करूंगा उनको। उस समय क्या, पहले क्या होता था कि मान लो उससे मतलब मैंने शिकार किया, किसी बड़े भैंस को मार के लाया, भैंसे को मार के लाया, उस समय का मानव ऐसे ही खाता था। अब ये मत बोल देना कि भैंसा भैंसा बोल रहे हो, तो उस समय का मानव भैंसा मार के लाया, तो उसको ना वो एक ही दिन में खत्म करना होता था। अब क्या हो गया उसके पास, अब वो बकरी को पालतू बनाने लगा, कुत्ते को पालतू बनाने लगा, तो उसे जरूरत पड़ने तो उसमें उनमें से मतलब जैसे कि आज उसे बड़ा भैंसा नहीं मारना पड़ेगा, उसके अपने भूख के हिसाब से छोटे जंतु को मारेगा, छोटे जीव को उसने पालतू बनाया है, तो उनको मार के खाएगा, तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से खाएगा। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य अब सभ्य होने लग गया है, आगे जाके और सभ्य होगा, अब तो बहुत सभ्य हो गया। जनसंख्या में वृद्धि हुई, इस काल को कहते हैं हम संक्रमण काल। संक्रमण काल मैंने पीछे ही बताया था आपको।
ठीक है। अब उस समय के मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली, यहाँ से ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य पाषाण काल के मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी। सॉरी, मध्य पाषाण काल के मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी, वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल कैसा था उसका, लाइफ स्टाइल। उस समय का मनुष्य शिकार करके, शिकार तो करता ही रहेगा, शिकार तो आज भी हम मुर्गे को मार के खाते हैं, बकरे को मार के खाते हैं, शिकारी तो हम आज भी है। दूसरे का मनुष्य शिकार प्लस, अब वो क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है इसमें, अब वो चरागा चरवाहा भी बन गया, सॉरी चरागा नहीं चरवाहा, अब वो चरवाहा भी बनने लगा है, चरवाहा बन गया, चरवाही बन गया, ये चर चरवाही, वो चरवाही के रूप में भी दिखने लग गया। शिकारी तो था ही वो, अब वो चरवाहा के रूप में भी दिखने लगा। और अब इसमें के औजार, औजार कैसे थे? औजार, औजार या हथियार कहते हैं इसको, हथियार, सॉरी हथियार। हथियार कैसे थे? हथियार थे उसके सूक्ष्म आकार के, सूक्ष्म आकार के हथियार थे, सूक्ष्म आकार के हथियार, सूक्ष्म आकार के औजार या हथियार, आकार के औजार या हथियार। उस समय के मानव के हथियार और औजार सूक्ष्म आकार के थे, ठीक है। उसका विस्तार क्षेत्र, कहाँ से इनके अवशेष देखने को मिले, या जैसे मतलब सूक्ष्म, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ सूक्ष्म आकार के औजार या हथियार कैसे होते थे। अब वो क्या करने लग गया था, और वो पेड़, मतलब मानव को पेड़ की कोई टहनी तोड़ी, उसने पेड़ की टहनी तोड़ी, अब छोट मान लिया पेड़ की टहनी, ठीक है, पेड़ की उसने टहनी तोड़ी ऐसे, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर ऐसे नुकीला पत्थर बांधा ऐसे, इस टाइप में। अब वो जहां वो पत्थर फेंक के देखता था, जहां वो पत्थर मार रहा था, ऐसे ही उठा के ऐसे मार रहा था, अब वो क्या, इससे उससे क्या सुविधा होने लगी, इससे वो उन जीवों को भी मारने लग गया जो जिन तक उसकी पहुंच नहीं थी। जैसे ऊपर कोई पंछी उड़ रहा है तो वो ऐसे फेंक के मारेगा बस, क्योंकि ये नुकीला होता था। उसमें के पत्थर नुकीले होते नहीं थे, या तो ज्यादा चोट लगती नहीं थी, इनसे ज्यादा चोट लगने लगी तो घायल हो जाते थे जीव, फिर घायल होते वो उठा के ले जाते थे शिकार के लिए अपने। तो आकार हो गए थे सूक्ष्म आकार के, मतलब इस टाइप में, ऐसे छोटे छोटे अन्न पे कुछ ऐसा बांध के, ऐसे जैसे मैंने बताया ना आपको टहनी, टहनी पेड़ की टहनी तोड़ी, इसको बांधा रस्सी से बस, तो इस टाइप का हो गया था मानो, हथियारों का आकार छोटे हो गया था। और इसका आप देखते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है, इसका विस्तार या क्षेत्र कहाँ था, मतलब उसके अवशेष कहाँ से देखने को मिलते हैं। एक तरह से आप विस्तार में, विस्तार को ये भी कह सकते हैं कि अवशेष देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में देखने को मिले, मतलब मध्यकालीन पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहाँ से देखने को मिले। तो ये थे आपके, इसका क्षेत्र था या विस्तार था, मान लेते हैं क्षेत्र अवधि विस्तार। ये आपको देखने को मिलता है आदमगढ़, 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 आदमगढ़ का है आपका एमपी, एक वीडियो वायरल हुआ था ना एमपी सर, वही वाला एमपी। बंगौर, राजस्थान, बंगौर आपका क्या है, राजस्थान, बंगौर राजस्थान। और यहाँ भी आपको भीमबेटका देखने को मिलेगा, क्योंकि भीमबेटका मैंने बताया ना आपको तीनों में देखने को मिलेगा, भीमबेटका, भीमबेटका और राजगीर, राजगीर, राजगीर की पहाड़ियाँ, राजगीर बिहार। तो ये था हमारा,
तो आज हमने मध्य पाषाण काल खत्म कर दिया, कल से स्टार्ट करेंगे हम। कल हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेके। इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया नव पाषाण काल, कल हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए चलो इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय श्री राम।